नमस्कार। मैं SRK राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से डॉक्टर उषा शर्मा। आज हम भाषा विज्ञान के पेपर का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत भाषा के विविध रूपों पर हम जानकारी लेंगे। भाषा का कोई एक रूप नहीं होता। सृष्टि अनंत और असीम होती है। उसकी असीमता के कारण व्यक्ति भी एक नहीं होते, उनके रूप अनेक होते हैं। जब सृष्टि में मानव एक जैसे नहीं होते और वे विविध रूपात्मक होते हैं, तो उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी एक रूप कैसे हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य की आकृति में अंतर होता है और उसकी वाणी में भी अंतर होता है। इसी के कारण हम अंधेरे में भी किसी व्यक्ति को आवाज़ से पहचान लेते हैं, और इसी कारण भाषा के अलग अलग रूप होते हैं, यह हम जानते हैं। मनुष्य समाज में रहता है और समाज में रहते हुए उसे अनेक व्यक्तियों से संपर्क रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि वह नए नए भाषा रूपों से परिचित भी होता है और जानकारी भी रखता है। यूँ भी प्रत्येक मनुष्य की भाषा एक सी नहीं होती। जो लोग शिक्षित और बौद्धिक स्तर पर विकसित होते हैं उनकी अलग, और जो लोग सामान्य पढ़े लिखे और अर्ध शिक्षित होते हैं उनकी भाषा बिल्कुल अलग होती है। इस प्रकार से भाषा के विविध रूप हमें दिखाई देते हैं। इसमें पहला जो रूप है वह हमें परिनिष्ठित भाषा के रूप में देखा जाता है। भाषा का यह आदर्श परिनिष्ठित रूप होता है, जिसे हम भाषा का आदर्श रूप मानते हैं, और वह उसे कह सकते हैं उसका प्रयोग समुदाय के अंतर्गत विचार विनिमय के लिए होता है। स्पष्ट शब्दों में भाषा के परिनिष्ठित रूप का प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य, रचना के लिए होता है। हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी आदि भाषाएं इसी रूप के अंतर्गत आती है। दूसरा हम भाषा का रूप देखते हैं, वह है विभाषा। इसके अंतर्गत अनेक बोलियां और विभाषाएं होती है। कोई भी भाषा जो परिनिष्ठित है उसके अंतर्गत ही ये विभाषा के रूप अनेक मिलते हैं, और इसका निर्माण भाषा के स्थानीय भेद के कारण होता है। प्रत्येक मनुष्य की भाषा अलग अलग होती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा के रूप बदल जाते हैं। यह स्थानीय भेद भौगोलिक कारणों से भी होता है। इसी स्थानीय भेद के कारण विषमताओं का जन्म होता है। खड़ी बोली, जैसे कि हम बोले हैं कि खड़ी बोली में हम कहते हैं मैं जाता हूँ, किंतु ब्रजभाषा में हम कहेंगे जात हो। भोजपुरी में यह हो गया जात हुई, और मगही में हो गया जात ही। इसी प्रकार से हम एक ही शब्द के अनेक रूप थोड़े थोड़े अंतर के अंदर विविध बोलियों के अंदर देख सकते हैं, और यह स्पष्ट होता है कि स्थान परिवर्तन के कारण यह क्रिया अनेक रूप धारण कर लेती है। भाषा भेद और विभाषा भेद का आधार बोधगम्यता है। वस्तुतः भाषा और विभाषा में अंतर है। ग्रह जो है, यह जो अंतर है यह बहुव्यापकता और अल्प व्यापकता के से संबंधित होता है, और विभाषा में को अंग्रेजी में डायलेक्ट भी कहते हैं। हम अगला रूप देखें अब भाषा के रूप में। इसको अंग्रेजी में स्लेग कहते हैं। स्लेग का अपभाषा, श्लेग या अपभाषा जो है वह होती है जिसके अंदर अशिष्ट एवं अग्राही होता है। अपभाषा की अनेक विशेषताएं होती है, जैसे भाषा में शास्त्रीय आदर्शों और शुद्धता की रक्षा होती है, किंतु अपभाषा में ये शास्त्रीय आदर्श की अपेक्षा नहीं होती। अपभाषा के अंतर्गत शब्द निर्माण के सिद्धांत की अपेक्षा होती है, और शब्द निर्माण करते समय किन्हीं सिद्धांतों को अपभाषा अपनाया नहीं जाता। किसी प्रकार का कोई सिद्धांत इस शब्द के निर्माण में नहीं, जो लोक बोली होती उसके अंदर नहीं अपनाया जाता। अपभाषा के शब्दों का प्रयोग प्रचलित और मान्य अर्थ में होता है। पारिभाषिक शब्दावली को में कहना, या हम कह सकते हैं कि अपभाषा में शब्दों के अंतर्गत अर्थापकर्ष की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अर्थात हम कहें कि जैसे उसकी खूब मरम्मत हुई, मारते मारते कचूमर निकल गया, मक्खन लगाना, ये शब्द क्या, इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इसके समझने में इसके अंतर अर्थ दिखाई देते हैं। अब भाषा कुछ विशेष श्रेणियों, सामाजिक वर्गों, समवयस्कों या एक तरह के वर्ग में प्रचलित होती है। जैसे दोस्तों की अलग भाषा होती है, ज्ञानी वृद्ध लोगों की अलग भाषा, बच्चों की अलग भाषा। तो ये एक अब भाषा के ही रूप होते हैं। इस भाषा का निर्माण शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आधारों पर होता है। अब भाषा में प्रयुक्त शब्दावली सामान्यतः
ऐसी होती है जिसके कारण प्रयोक्ता स्वतंत्रता अनुभव करता है, उसकी मर्जी वजह से बोल सकता है। ये कोई बनावटी परिवेश नहीं है जिसके अंदर वो बोले। अगला भाषा का जो रूप हमें दिखाई देता है वह है विशिष्ट भाषा। भाषा सामान्य से हटकर जब विशेष बन जाती है अथवा किसी व्यवसाय विशेष की भाषा बन जाती है तो वह विशिष्ट भाषा कहलाती है। समाज के अंतर्गत अनेक श्रेणियों के लोग रहते हैं, जैसे किसान, मजदूर, दुकानदार, विद्यार्थी, अध्यापक, पंडित, पुजारी, इंजीनियर, डॉक्टर आदि। इन सब श्रेणियों की अपनी अलग अलग भाषा हो जाती है और अलग अलग शब्द हो जाते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने देखा कबीर के मध्यकाल में ऐसे उनकी एक ऐसी भाषा थी जो सारे बंधनों को तोड़कर अपनी विशिष्टता के अंदर व्यक्त होती थी। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की भाषा में अंग्रेजी के शब्द, हिंदी के साहित्यिक परिचित लोगों के अंदर उनके अपने शब्द, कचहरी के लोग अपने अलग शब्द बोलते हैं। ये उनकी विशिष्ट भाषा है। अगला हम भाषा का रूप देखते हैं कूट भाषा के रूप में। सामान्यतः भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, किंतु अभिव्यंजना के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि संसार में अभिव्यक्त करने के अलग अलग ढंग हैं। कभी कभी अभिव्यक्ति के लिए गोपनीयता और उल्टी सीधी उक्तियों से भी काम लिया जाता है। कूट भाषा वह भाषा है जिसमें गोपनीयता तथा मनोरंजन के लिए भी कभी कभी अलग किस्म की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से कुछ लोग गोपनीय मनोरंजन के लिए गोपनीय भाषा में हम कहें, जैसे सेना के अपने कूट भाषात्मक शब्द होते हैं, या डॉक्टर्स वगैरह के लिए हो सकता है कुछ ऐसे कूट भाषा के शब्द हों, पर जासूस लोग अपनी ऐसी कूट भाषा का प्रयोग करते हैं। और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कभी कभी खेल खेल में भी बच्चे ऐसी कूट भाषा का शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम शब्दों को उल्टा बोलने लगते हैं, जैसे रोटी को टीरो, बाल्टी को टीलबा, या कोई भी शब्द उल्टा बोलकर हम भाषा के मज़े आनंद लेते हैं। उस प्रकार से कूट भाषा का प्रयोग भी हम एक दूसरे को समझाने के लिए करते हैं। इस प्रकार से हमने बचपन में देखा होगा, हमने जैसे हम भी कभी कभी बोला करते थे, जैसे मेरा मित्र है तो मेस्मा, रास्मा, मित्रस्मा, हैस्मा, इस प्रकार की भाषा बोलते थे। यह एक प्रकार के कूट भाषा का हल्का मतलब सामान्य रूप है, जिसके अंदर हम कभी कभी मनोरंजन और कभी कभी गोपनीयता के लिए भी इसका निर्माण कर लेते हैं। अगला हम भाषा का रूप देखें कृत्रिम भाषा। कृत्रिम भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसके अंतर्गत शब्द रचना निर्मित या गढ़कर तैयार की जाती है। भाषा के विविध रूपों में कृत्रिम भाषा का ही महत्वपूर्ण स्थान है। संसार में भाषा की अधिकता के कारण बोधगम्यता में अनेक बाधाएं आती हैं। जब तक आपस में बातचीत करने वाले व्यक्ति एक दूसरे की भाषा से परिचित न हो तब तक बातचीत करना संभव नहीं होता। भाषा भेद से उत्पन्न असुविधाओं को दूर कर अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए एक सामान्य भाषा प्रयुक्त करना ही कृत्रिम भाषा का निर्माण का उद्देश्य होता है। इस भूमि पर कोई चाहे तो कृत्रिम भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का नाम भी दे सकता है। आज केवल एक कृत्रिम भाषा जी रही है और वह है ऐसे जिसको हम कहें यूरोपीय क्षेत्र की जो एक भाषा है एस्पेरांतो। इस भाषा को ऐसा माना जाता है कि ये कृत्रिम भाषा है और ये सब जगह व्याप्त है। कृत्रिम भाषा का उद्देश्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने लिखा है कि कृत्रिम भाषा का उद्देश्य बहुत ऊंचा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि इसमें सभी लोग स्वीकार कर लें तो निश्चय ही भाषा भेद जनित सारी कठिनाइयाँ मिट जाती हैं। आज मनुष्य के बीच दीवार बनकर खड़ी हुई है, किंतु यह लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उतना ही कठिन भी। कृत्रिम भाषा अपनाने में से मनुष्य के बीच दीवार तो समाप्त हो सकती है, लेकिन उसके अपनाने से उसकी जो स्वाभाविकता है वह खत्म हो जाएगी और उसके हृदय के जो भाव हैं, वो आवेग हैं, वो उसमें बोला जाना संभव नहीं होगा। जिस प्रकार की आज अंग्रेजी में भी हम हिंदुस्तानी या हम भारतीय उस तरीके से नहीं बोल सकते जो हिंदी में, या एक लोक भाषा में बोलने वाला व्यक्ति हिंदी तक में नहीं बोल पाता, वो अपनी लोक भाषा में जितना अच्छा उसको प्रयोग कर सकता है, लाक्षणिकता के साथ व्यक्त करता है, उतना तो वह उसमें भी नहीं कर सकता। ये अपनी भाषा की विशेषता है। अगली हम भाषा देखते हैं मिश्रित भाषा। हल्के फुल्के व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित मिश्रित भाषा का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार इंग्लिश को ही लीजिए, जिसका प्रयोग पिजिन इंग्लिश है, जो जिसका प्रयोग होता है चीन के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है कि ध्वनियाँ तो
उसके अंदर शब्द तो अंग्रेजी के रहते हैं किंतु ध्वनियाँ जो है वो चीनी भाषा की अपना लेते हैं। इस प्रकार भाषा संप्रेषण संबंधी स्थूल प्रारंभिक बातों तक ही सीमित हो जाती है। किस चीज़ का भाव मोल कर लेना, कुछ खरीद लेना, कुछ बेच देना, ऐसे कार्य जो है वो मिश्रित भाषा में हो सकते हैं। हमारे भारत में भी हम देख सकते हैं इंग्लिश एक शब्द भाषा बन गई है, जिसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आधी हिंदी और आधी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मिला जुला रूप दिखाई देता है, जिसमें ध्वनियाँ भी शायद हिंदी की अंग्रेजी में आ गई और अंग्रेजी की हिंदी के अंदर आ गई है। इस प्रकार भूमध्य सागर के बंदरगाहों में सबीर नाम की एक भाषा का प्रयोग होता है, जिसमें फ्रांसीसी, स्पेनिश, इतालवी, ग्रीक और अरबी का मिश्रण है। परंतु वस्तुतः मिश्रित भाषा में अनेक वस्तुओं के लिए एक खिचड़ी भाषा तैयार कर ली गई है। उस मिश्रित भाषा का प्रयोग सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही होता है। अगला हम भाषा का रूप देखें, आदर्श भाषा। यह भाषा क्षेत्र की जहाँ कई बोलियां होती हैं, किसी एक भाषा को आदर्श मानकर पूरा क्षेत्र उसके प्रयोग को करने लगते हैं, उस भाषा को हम आदर्श भाषा कह सकते हैं। वह संपूर्ण क्षेत्र की शिक्षित, सभ्य और उच्च वर्ग के लोगों की भाषा हो जाती है। उस संपूर्ण क्षेत्र में साहित्य सृजन का भी उसी भाषा में होना होता है। इस प्रकार से जब किसी क्षेत्र की अनेक बोलियों में से एक बोली को आदर्श भाषा के रूप में स्वीकार कर लें और वह बोली अन्य बोलियों का प्रतिनिधि बन जाती है और उसका प्रभाव दूसरी बोलियों में पड़ने लगता है, तो जिस प्रकार से एक समय था 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी जब ब्रज भाषा ने इस रूप को अपनाया था और वह दूसरी बोलियों पर का प्रतिनिधित्व करने लगी थी, वैसे ही आज खड़ी बोली जो है वह ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि को प्रभावित कर रही है। कभी कभी आदर्श भाषा आसपास की बोलियों को बिल्कुल समाप्त भी कर देती है, जैसे रोम की लैटिन भाषा जो है उसने उसके आदर्श रूप ने सारी बोलियों को आसपास की समाप्त कर दिया। इस प्रकार से समक्ष क्षेत्र में आदर्श भाषा एक रूप नहीं हो सकती। व्याकरण, शब्द समूह, उच्चारण पर व अन्य प्रादेशिक बोलियों का भी प्रभाव होता ही है। जैसे हिंदी भाषा पर हम देखते हैं कि बंगाली में हिंदी बोलना और साउथ के अंदर हिंदी बोलना बिल्कुल अलग अलग रूपों में है, लेकिन वो हिंदी ही है। आदर्श भाषा के मौखिक और लिखित रूप। आदर्श भाषा बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए उसमें प्रादेशिक रूप तो मिलता ही है, साथ ही मौखिक और लिखित रूप भी अलग से होता है। यूँ भी सभी भाषाओं का मौखिक रूप उनके लिखित रूप से भिन्न होता है, परंतु आदर्श भाषा में यह अंतर स्पष्ट नहीं दिखाई देता। बोलते समय वाक्य छोटे होते हैं, पर लिखते समय वाक्य अधिकतर बड़े और संश्लिष्ट हो जाते हैं। यह सभी भाषाओं के अंदर है। और संस्कृत में जैसे लिखा ना, बाणभट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई है, उसके वाक्य पूरे पृष्ठों को भर देते हैं, एक एक वाक्य पूरे पृष्ठ पे आ जाता है, पर बोलचाल की भाषा में ऐसा नहीं। आदर्श भाषा के लिखित रूप पर मौखिक रूप की अपेक्षा प्रादेशिकता की छाप कम होती है। इस प्रकार से आदर्श भाषा आज हमारे समाज में बहुत सारी दिखाई देती। राष्ट्रभाषा, जिसको हम अगला जो प्रमुख रूप है राष्ट्रभाषा, वह आदर्श रूप ही नहीं, आज के समय के अंदर विभिन्न देशों का अपना राष्ट्र का भाषा के रूप में है। वह राष्ट्रभाषा और आदर्श भाषा में यही अंतर है कि आदर्श भाषा तो उस क्षेत्र में ही रहती है जिस क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे खड़ी बोली हिंदी बिहार, राजस्थान क्षेत्र की आदर्श भाषा है, किंतु जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद भी बढ़ती रहती है तो उस भाषा क्षेत्र की भाषा परिवार के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रयोग होने लगती है और वह राष्ट्रभाषा का दर्जा पा लेती है। हिंदी को भारत में धीरे धीरे वही स्थान प्राप्त हो गया है। वह अपने परिवार के अहिंदी प्रांतों, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा आदि सभी प्रांतों के अंदर, यहाँ तक कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक अर्थात संपूर्ण भारत के अंदर उसे पहचाना जाता है और बोला भी जाता है। इसका प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। और यही नहीं, यूरोप में फ्रेंच भाषा को भी यही पद प्राप्त है। अंग्रेजी भाषा व्यापार के लिए आज अंग्रेजी भाषा जैसे विश्व की भाषा बन गई है। विश्व भाषा होना किसी भी बोली का चरम विकास है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा जो है विविधात्मक है, वह अनेक रूपों में हमारे सामने उपलब्ध होती है। इन सभी रूपों में आज की भाषा को देखा जा सकता है। भाषा के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कोई भाषा न तो सरल होती है और ना ही कठिन होती है। इसी प्रकार किसी भाषा को अच्छी या बुरी भी नहीं कहा जा सकता। जो भाषा किसी के लिए सरल लगती है दूसरे के लिए कठिन हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा का निरंतर विकास होता रहता है।
भाषा की यह विकासशीलता उसकी अपनी विशेषता है। अतः यही कह सकते हैं कि भाषा विविध रूपात्मक है और उसके सभी रूप किसी न किसी प्रकार से आज भी प्रचलित हैं और रहेंगे। धन्यवाद।